हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स इसका चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसकी एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने विद ऑल पार्ट्स लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया था बेटा। इसका सेकंड क्वेश्चन बचा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5 पार्ट है, पूरे 5 पार्ट हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और इनको कंप्लीट करने के साथ ही हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट जब किया था हमने। एलिमिनेट करते हैं बेसिकली किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को, जो भी गिवन 2 वेरिएबल्स होते हैं उनमें से एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है जी। तो आपको बोल रहे हैं कि आपको जो ये यहाँ पर स्टेटमेंट दी है एक, ठीक है, इससे आपको क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम दी है आपको, इसको सोल्व करते हुए इससे आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है और लीनियर इक्वेशंस बनाने के बाद अगर उनके सॉल्यूशन निकलते हैं तो आपको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा उनके सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है जी। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं देखते हैं। देखो बेटा, इसके फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। अगर हम कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन में एक नंबर है, ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो उसमें बोल रहे हैं जो भी न्यूमरेटर आपको जो भी गिवन है अगर उसमें हम 1 ऐड कर दें और अगर हम डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन जो होता है वो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है बेटा, वो 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी। इट बिकम्स 1/2 या फिर बोल दो हाफ इफ वी एड ओनली इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, और ये हाफ हो जाता है, 1/2 हो जाता है अगर हम केवल डिनोमिनेटर में इसमें 1 ऐड कर दें। मतलब न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं करना, न्यूमरेटर जो भी है उसको एज इट इज छोड़ दें और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाता है, हाफ के इक्वल हो जाता है। तो आपको क्या पता लगाना है, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, तो बेटा आपको पता है जो चीज हमें निकालनी होती है हम उसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर फ्रैक्शन को लेट ना करके हमें क्या लेट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन हमें पता है इस तरीके का, पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है। क्योंकि हमें फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। इट मींस हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कुछ लेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड लेट द डिनोमिनेटर बी y। मैंने न्यूमरेटर मान लिया x और डिनोमिनेटर मान लिया y, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देन फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। देन फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बोला फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर यहाँ पर x है, हमने लेट किया और डिनोमिनेटर को क्या अज्यूम किया, y, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है जी। अब हमें चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बेटा मैंने आपको पूरी बता दी है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करती हूँ। यहाँ पर हमारा जो भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है, x डिवाइडेड बाय y। अब ये भी मैंने आपको बताया। ये बोल रहे हैं अगर न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर दें, मैंने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, और अगर डिनोमिनेटर से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, मैंने डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ। देखो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये फ्रैक्शन में दिया है ना, इसलिए मैं इसको सोल्व कर रही हूँ। इससे मैं फर्स्ट इक्वेशन बनाऊंगी। ठीक है जी। तो ये तो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको मैं सोल्व करके एक इक्वेशन यहाँ पर बनाती हूँ। तो कैसे सोल्व कर सकती हूँ, इसको मैं ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकती हूँ। ठीक है, तो 1 से आपको पता है कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो, कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो, वही आ जाता है। तो 1 से जब मैं x को और 1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो x + 1 ही आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 से y - 1 मल्टीप्लाई होगा तो y - 1 ही आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर वेरिएबल वाली टर्म को सेपरेट कर लेती हूँ अनदर टर्म से। ठीक है, तो यहाँ पर x एज इट इज रहेगा, ये प्लस का y है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 1 है इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x - y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। तो यानी कि ये क्या हमारी इक्वेशन बन गई, यहाँ पर x - y इज इक्वल टू -2। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई यहाँ पर। ठीक है जी।
जो मैं कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन बना ली, इक्वेशन हमारी यहाँ पर ये बन गई। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बनाएंगे अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन के लिए पहले सेकंड ये चीज सोल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या दिया था बेटा, यहाँ यहीं पे आपको बनाकर दिखा दूंगी मैं इसकी। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पर दिया था कि इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि जो भी हमारा फ्रैक्शन दिया, फ्रैक्शन के दिया x डिवाइडेड बाय y, ठीक है, x डिवाइडेड बाय y दिया है, ये कितना हो जाएगा, हाफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड किया, न्यूमिनेटर में कुछ भी यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने कर दिया। अब इसको भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो सोल्व कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर लिख देती हूँ मैं, 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x बन जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ y प्लस 1 है, y प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा यहाँ पर y प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल वाले टर्म को सेपरेट कर लेती हूँ। ठीक है, 2x एज इट इज रहेगा, ये y प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा राइट से, और प्लस का 1 रहेगा, तो इसको मैंने नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन भी है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन भी आपके सामने है और सेकंड इक्वेशन भी है। तो आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, पहले मैं आपको पोज करके दोनों इक्वेशंस लिख कर दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब बेटा मैंने यहाँ पर दोनों इक्वेशन लिख दिया। हमें क्या करना होता था, मैंने आपको क्या बताया था एलिमिनेशन मेथड के लिए, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने के लिए क्या करना होता है, हमें जो भी वेरिएबल है जिसको भी हमें रिमूव करना है उसके कोफिशिएंट्स को सेम बनाना पड़ता है। और सेम हम कैसे बनाते थे, मल्टीप्लाई करके। ये सब मैं आपको ऑलरेडी इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो मैं क्या कर रही थी, फर्स्ट वेरिएबल जो था उसको रिमूव कर रही थी। ठीक है ना बेटा, उसको एलिमिनेट कर रही थी। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान दो, यहाँ पर जो सेकंड वेरिएबल है एक्स वाई जो है वो तो सेम ही है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करके सेम बनाने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, तो 1y ये तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि मैं फर्स्ट वेरिएबल को ही, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप जो पहले वेरिएबल गिवन है उसको ही आप एलिमिनेट करो, आप सेकंड वेरिएबल को भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये सेम है तो मैं इसी को एलिमिनेट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी ब्रैकेट में, इसके साइन पहले चेंज करने आपको पता है। अब देखो इनके आगे कोई साइन नहीं है, ये दोनों वेरिएबल किसके हैं, प्लस के हैं, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये जो साइन है इसका अपोजिट साइन लगेगा क्योंकि माइनस करना होता है। यहाँ हम प्लस की जगह माइनस लगा दिया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया, और इसके आगे भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसकी जगह यहाँ पर माइनस लगा दिया। तो बेटा इसका मतलब होता है कि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस के साइन को कंसिडर करेंगे, या माइनस की जगह प्लस के साइन को कंसिडर करेंगे, या प्लस की जगह माइनस के साइन को कंसिडर करेंगे। और क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें लिख कर दिखाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया बेटा, जो मैं कर रही हूँ वही मैं लिख रही हूँ, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पर वाई वाई सेम टर्म्स है। ठीक है, एक प्लस की एक माइनस के आपस में कैंसिल हो जाएगी। इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर माइनस का 2x है, प्लस का 2x है। माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, x मतलब 1x आएगा, 1 नहीं लिख रही हूँ मैं। ठीक है, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि 2 बड़ा है 1 से, इक्वल्स टू में यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, -2 है, -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई 3। अब बेटा यहाँ पर x की वैल्यू 3 निकाल दी। अब ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू को मैं किसी में पुट कर देती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो मैं इसको इधर करके दिखा देती हूँ बेटा। आपको देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, तो x की जगह मुझे क्या पुट करना है, x की जगह मैं 3 पुट कर दूंगी, माइनस वाई एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू -2 एज इट इज रहेगा। ठीक है जी, तो y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y को इधर रहने देते हैं, y के आगे माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, इस टर्म को इधर रहने देंगे। इधर क्या टर्म दिया, -2, ये प्लस का 3 है, इधर जाके क्या होगा, माइनस के 3 हो जाएगा, तो माइनस वाई क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो 2 और 3 को प्लस किया, यहाँ पे 5 आ गया और साइन माइनस का आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल गई 5। हमें यहाँ पर क्या बताना है, फ्रैक्शन क्या है बेटा, तो फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पर मैं लिखकर दिखा देती हूँ, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, फ्रैक्शन क्या होगा, x डिवाइडेड बाय y। x की वैल्यू कितनी आई है बेटा
3 और y की वैल्यू कितनी है ये 5। तो हमारा फ्रैक्शन यहाँ पे क्या निकल गया 3/5। ये हो गया आपके इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट जो है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी एंड सोनू। यहाँ पर आपको नूरी एंड सोनू दो गर्ल्स दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं बेटा कि 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू की एज की थ्राइस थी, यानी 3 टाइम्स थी। और 10 years later 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब सोनू जितने साल की होगी ना, नूरी उसकी ट्वाइस होगी, उसकी एज की ट्वाइस होगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, आपको उन दोनों की एज बतानी है बेटा। पहले भी मैंने आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन कराया था, काफी चैप्टर्स में इस टाइप के इवन क्वेश्चंस आए हैं। ये क्या चीज है बेटा, हमारी लाइफ जो है अभी जो हम चल रहे हैं वो कहाँ चल रहे हैं, प्रेजेंट में चल रहे हैं, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है। मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ। प्रेजेंट से पहले जो समय बीत चुका है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, जो समय भी चल रहा है, उससे पहले आता है पास्ट, ठीक है। पास्ट मतलब बीता हुआ काल, भूतकाल, जो समय बीत चुका है। और उसके बाद की बात होती है फ्यूचर की, प्रेजेंट के बाद बात होती है फ्यूचर की, यानी भविष्य काल, जो कि आने वाला समय है, ठीक है। यहाँ पर दो गर्ल्स बोली गई हैं। क्या नाम दिए गए हैं, एक तो नूरी दी गई है, नूरी, एक सोनू। सोनू लड़के का नाम भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। मैं इसको यहाँ पर लड़की मानकर चल रही हूँ, ठीक है जी। अब हम जो है हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं बेटा, अभी जो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं नूरी और सोनू के एज के रिलेशनशिप के बारे में, एक तो पास्ट में और एक फ्यूचर में। तो पास्ट और फ्यूचर को तो देखो, सपोज करो मैं आपको बोलती हूँ कि बेटा आप बताओ कि 5 साल पहले एज कितनी थी। तो आप क्या करोगे, आपकी जो अभी प्रेजेंट में एज है उसमें से 5 years आप डिडक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बता दोगे 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी। या फिर मैं सपोज आपको ये बोलती हूँ बेटा बताओ आपकी 5 साल के बाद एज कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, अभी जो प्रेजेंट में आपकी एज चल रही है उसमें 5 years ऐड ऑन कर दोगे, ठीक है। और अब बता दो कि अभी मेरी एज इतनी है। लेकिन इन सब चीजों को करने के लिए, 5 साल पहले की एज को बताने के लिए या फिर 5 साल बाद की एज को बताने के लिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंट में एज कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लेट करना पड़ेगा, क्या एज्यूम करना पड़ेगा बेटा, नूरी और सोनू की प्रेजेंट की एज, की अभी उनकी प्रेजेंट की एज कितनी है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं नूरी की एज को यहाँ पर x वेरिएबल मान लेती हूँ। सपोज मैं मानती हूँ कि नूरी की एज जो है अभी प्रेजेंट में x years है, ठीक है। और सोनू की एज जो अभी प्रेजेंट ये टाइम में जो है वो कितनी है, y years है, ठीक है। इसकी एज x years है, इसकी एज 5 years है। अब यहाँ पर अब ऑब्वियसली देखो क्या बात हो रही है, 5 years एगो, एगो का मतलब क्या होता है, 5 साल पहले। 5 साल पहले तो हम पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले की एज पहले हमें पता होनी चाहिए, रिलेशनशिप तो हम तब बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर इसकी एज प्रेजेंट में 5 years है, सपोज करो आपकी एज अभी 15 years है, मैं आपको बोलती हूँ आप बताओ 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी। तो आप क्या बोलोगे 10 years। तो आपने कैसे निकाला, जो आपकी प्रेजेंट की एज 15 years है उसमें से आपने क्या किया, 5 years को डिडक्ट कर दिया। इसी तरीके से नूरी की एज अगर प्रेजेंट में x years है तो 5 years पहले कितनी होगी बेटा, x - 5 years, ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी 5 साल पहले की एज निकाल ली। सेम यही चीज एप्लीकेबल होगी सोनू के ऊपर, ठीक है। अगर सोनू के भी प्रेजेंट में एज y years है तो 5 साल पहले कितनी एज रही होगी, y - 5 years, ठीक है जी। इतनी चीज आपको समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, 10 years later, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद। अब रिलेशनशिप मैंने आपको बताया, बोला है कि बाद में हम बनाएंगे, पहले हमें पता होना चाहिए 10 साल के बाद फ्यूचर में नूरी की एज कितनी होगी। सपोज करो अभी आप 14 ईयर के हो या 15 ईयर के ही हो, ठीक है। आप 15 ईयर के हो, 10 साल के बाद क्या कितने ईयर्स के हो जाओगे, आप बोलोगे 25 ईयर्स का होगा या होंगी, जो भी है, गर्ल या बॉय, ठीक है। तो आपने कैसे पता लगाया, आपने क्या किया, आपकी जो प्रेजेंट एज है 15 ईयर्स, उसमें आपने क्या किया, 10 ईयर्स ऐड कर लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर नूरी की अभी एज जो है वो x years है तो 10 ईयर्स के बाद कितनी होगी, x + 10 ईयर्स, ठीक है जी। और यही चीज होगी अप्लाई सोनू के ऊपर। अगर सोनू की अभी एज y years है तो 10 ईयर्स के बाद कितनी होगी, y + 10 ईयर्स। आई होप आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी, ठीक है बेटा। उसके बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये तो हमने निकाल लिया कि नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज निकाल ली, 5 साल पहले वो कितने साल के होंगे और 10 साल के बाद वो कितने साल के होंगे, ये हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 5 years ago, 5 years ago मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट में नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज सोनू की एज के 3 टाइम्स थी। अब देखो यहाँ पर बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि वो 3 लगा देंगे नूरी की एज के आगे। आपको इस चीज को समझना है। सपोज करो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ 5 साल पहले वाली इक्वेशन कौन सी है हमारी, यहाँ पर x - 5
एंड y माइनस 5 है। ठीक है, ये दोनों है, इनको यहाँ पे लगा देते हैं इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं 5 साल पहले जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की थ्राइस थी। अब ये है नूरी, ठीक है, ये N स्टैंड्स फॉर नूरी एंड S स्टैंड्स फॉर सोनू। तो नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस थी, यानी कि नूरी की एज तो ऑलरेडी सोनू की एज के 3 टाइम्स ज्यादा है। ये जो x माइनस 5 दिया है ना, ये y माइनस 5 का 3 टाइम्स ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन पुट कर रही हूँ, ठीक है, इन बिटवीन इन दोनों के जो भी इक्वेशन बन रहे हैं इसके बीच में मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा रही हूँ। इक्वेशन बेसिकली मैं बनानी है, ठीक है, जो भी रिलेशनशिप है इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगा रही हूँ। मुझे इसको इक्वल प्रूफ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नूरी सोनू की एज की ऑलरेडी 3 टाइम्स है, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मुझे 3 किसके आगे लगाना पड़ेगा, सोनू को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इससे 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। तो इक्वल करना है तो इसके आगे भी 3 टाइम्स लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, नूरी और सोनू की एज यहाँ पर इक्वल हो जाएगी। इसको सोल्व करके मैं इक्वेशन बनाएंगे जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देंगे। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड सेंटेंस बोला है 10 ईयर्स लेटर। अब 10 ईयर्स लेटर के यानी 10 साल के बाद की बात कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर में क्या चीज थी, x प्लस 10, इन दोनों को x प्लस 10 एंड y प्लस 10, इन दोनों को मुझे इक्वल करना है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, क्या चीज बोल रहे हैं, 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है जितनी है सोनू की है ना, उसकी ट्वाइस है, यानी x प्लस 10 जो है y प्लस 10 का 2 टाइम्स ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सोनू की एज के आगे 2 लगाना पड़ेगा, ताकि इन दोनों की एज इक्वल हो जाए। क्योंकि जब हम इक्वल किसी भी चीज के बीच में पुट करते हैं, इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी बेटा। अब मैं पोज करके जितनी चीजें मैंने आपको समझाई है, इसको मैं स्टेटमेंट के साथ रजिस्टर में लिखकर फिर आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है जी। अब देखिए बेटा, जो चीज मैंने आपको यहाँ पर इसमें समझाई थी वही चीज से मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख दी है। ठीक है जी। मैंने यहाँ पर क्या किया है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x ईयर्स। नूरी की प्रेजेंट एज को x ईयर्स मैंने आपको माना था। यहाँ पर देखिए नूरी की एज को x ईयर्स माना था, सोनू की एज को y ईयर्स माना था, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x ईयर्स एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y ईयर्स। ठीक है। उसके बाद 5 ईयर्स अगो मैंने आपको क्या दिखाया था, 5 ईयर्स माइनस कर दिया था, सब्ट्रैक्ट कर दिए थे इनके एज में से। तो यहाँ पर इस तरीके से स्टेटमेंट बेटा आपको भी लिखनी पड़ेगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। 5 ईयर्स अगो एज ऑफ नूरी बी x माइनस 5 ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू बी y माइनस 5 ईयर्स। अब बेटा इसी तरीके से यहाँ पर मैंने 10 ईयर्स लेटर, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 साल के बाद एज ऑफ नूरी क्या होगी, उसमें 10 ईयर्स ऐड हो जाएंगे नूरी की एज में। यानी कि अगर प्रेजेंट में उसकी एज x है तो फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 ईयर्स। और इसी तरीके से सोनू की एज अगर प्रेजेंट में y ईयर्स है तो फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 ईयर्स। यही मैंने आपको बोला था, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ नूरी विल बी x प्लस 10 ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू विल बी y प्लस 10 ईयर्स। ठीक है। अब इसके बाद बेटा ये जो मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया था, इसका रिलेशनशिप नूरी और सोनू का, इसको यहाँ पर मैंने उतार दिया। इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे कर सकते हैं बेटा, x माइनस 5 तो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या होगा, ये जो बाहर की टर्म है जो 3 है, ये ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है। तो बाहर की टर्म जो होती है ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये प्लस का 3 है, ये भी प्लस का y, प्लस इंटू प्लस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। 3y से मल्टीप्लाई होगा 3y हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो वेरिएबल वाली टर्म को टर्म्स हैं उनको अनदर टर्म से सेपरेट कर लेंगे। तो x एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ये प्लस का 3y है, इधर लेकर आएंगे माइनस का 3y हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस का 15 है, ये माइनस का 5 है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि x माइनस 3y हमारा कितना आ जाएगा बेटा, x माइनस 3y आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो 15 में से 5 को माइनस करेंगे 10 आएगा, और क्योंकि 15 बड़ा उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारी यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये हमारी यहाँ पर बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। अब उसके बाद सेकंड इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, ये बनेगी x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में y प्लस 10। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये 2 जो टर्म है ये ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2y से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 10 से भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर x प्लस 10 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है बेटा। 2y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y, ये प्लस का है, प्लस मल्टीप्लाई का प्लस प्लस होता है, 2 10 से कितना होता है 20 होता है। अब सेम करेंगे पहले वाले पार्ट की तरह। इसमें क्या करेंगे, मतलब जो अभी मैंने किया है, वेरिएबल वाली टर्म को सेपरेट कर लेंगे। x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 2y इधर जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 20 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ये जो प्लस
10 है, ये टर्म है जो लेफ्ट से राइट में जाएगी, प्लस किया तो माइनस हो जाएगी, तो x माइनस 2y को कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज रहेगा। ठीक है जी, ये इसका कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे 10 आएगा, और साइन प्लस का ही आएगा, प्लस का साइन मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 20 बड़ा है। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। अब मैं दोनों इक्वेशन को एक बार यहाँ पर इकट्ठे आपको लिख कर दिखा देती हूँ। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है बेटा, वो बनी है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है जी, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या बेटा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना होता है, हमें ये चीज करनी होती है कि हमें किसी एक मतलब एक वेरिएबल, जो भी एक वेरिएबल है उसको टर्मिनेट करना होता है। तो टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, इक्वल, अब कोफिशिएंट को इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल है। यहाँ पर x और x है, अगर इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हमें खाली सब्ट्रैक्ट करना है। मैं सिंपल यहाँ पर लिख दूंगी, क्या लिखूंगी बेटा, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है जी, जो मैंने लिखा है वही मैं कर दिखाऊंगी। यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनको मैं उतारूंगी, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से एलिमिनेट कर रही हूँ, तो मैं ये दोबारा से यहाँ पर उतारूंगी, आपको उतार कर दिखाती हूँ। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसमें से माइनस कर रही हूँ, क्या हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, आपके कन्वीनियंट के लिए लिख रही हूँ बेटा, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 10। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देती हूँ। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर जो है ये दोनों टर्म क्या है, प्लस की हैं। ठीक है जी, हम क्या करते हैं बेटा, इसके आगे जो साइन होता है इसका अपोजिट साइन लेते हैं। प्लस का साइन है, माइनस का साइन ले लेंगे, या माइनस का साइन है, प्लस का साइन ले लेंगे, या माइनस का साइन है, प्लस का साइन ले लेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि इसके आगे के साइन को हम प्लस का कंसिडर न करके माइनस का कंसिडर करेंगे, इसके आगे साइन को माइनस का कंसिडर न करके प्लस का कंसिडर करेंगे, और यहाँ के साइन को माइनस का कंसिडर न करके प्लस का कंसिडर करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों देखो सेम टर्म बन रही है, प्लस माइनस की है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब इसको आप सोल्व कर लो, यहाँ पर क्या माइनस 2 और प्लस 3, भाई तो उतरेगा ही उतरेगा। ठीक है, माइनस 2 प्लस 3, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, आपको पता है, साइन बड़े नंबर का आता है। तो अगर 3 में से 2 को माइनस करूंगी 1 आएगा, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, भाई के आगे साइन बड़े नंबर का आएगा, 3 बड़ा है तो उसके आगे प्लस का साइन आएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये 10 प्लस क्या है, ये भी 10 प्लस क्या है, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20, यानी कि y की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या निकल गई, 20 निकल। अब हम क्या करेंगे बेटा, y की वैल्यू निकाल लिए, y की वैल्यू निकालने के बाद x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। फर्स्ट में पुट कर सकते हो, सेकंड में कर सकते हो। मैं y इज इक्वल टू 20 पुट कर रही हूँ इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आप सेकंड में करना चाहो उसमें पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन की जगह माइनस का साइन ही आएगा, 3 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, y की जगह क्या आ जाएगा 20 इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये माइनस है, इसके कोई साइन नहीं, प्लस का माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 10। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को सेपरेट कर लेंगे अनदर टर्म से, माइनस 10 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये माइनस का 60 है, राइट हैंड साइड में चला जाएगा लेफ्ट से राइट में, तो प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो 60 में से 10 को माइनस करेंगे 50 आएगा, और क्योंकि यहाँ पर 60 बड़ा है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का 50 आएगा। ठीक है जी, तो हमें यही एजेस पता लगानी थी। तो नूरी की एज को हमने क्या माना था, x ईयर्स, और सोनू की एज को क्या माना था, y ईयर्स। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देयरफॉर एज ऑफ नूरी will be 50 years and age of Sonu will be 20 years. आंसर। ठीक है, नूरी की एज कितनी है 50 इयर्स, और सोनू की एज कितनी है 20 इयर्स। तो बेटा इसके साथ ही हमने इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है जी, देखो बेटा थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसका सम जो है 9 दिया हुआ है। ठीक है, सम दिया हुआ है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि
9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर है ना, आप पहले तो हम नंबर बनाएंगे, ठीक है। नंबर जो होगा उसका जो अगर हम 9 टाइम्स कर देते हैं और उस नंबर की डिजिट्स को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो नंबर बनेगा वो क्या होगा बेटा, ट्वाइस होगा नंबर से, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी कि हमारा, देखो मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, आपको पहले समझा देती हूँ। यहाँ पर देखो हमारा नंबर कैसे बनता है बेटा। सपोज करो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 36, ठीक है। 36 कैसे बना, ये जो 6 है ये क्या है यहाँ पर, ये है डिजिट एट वंस प्लेस, वंस प्लेस की डिजिट है बेटा, ठीक है। और ये 3 क्या है यहाँ पर, डिजिट एट टेंस प्लेस, ये टेंस प्लेस की डिजिट है, ठीक है। यानी कि हमारा नंबर कैसे बनता है बेटा, जो वंस प्लेस की डिजिट है, वंस प्लेस हम क्या बोल रहे हैं, वंस प्लेस, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस यहाँ पर क्या है 3 है, क्या बोलते हैं इसको, डिजिटेड टेंस प्लेस, टेंस प्लेस की डिजिट, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर 36 आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। यहाँ पर मैं क्या चीज समझाना चाह रही हूँ वो चीज पे आप ध्यान देना। ये क्या है, इसको हम बोलेंगे ओरिजिनल नंबर, जो कि हमारा नंबर गिवन, ओरिजिनल नंबर बोल दो या हमें गिवन नंबर बोल दो, कुछ भी आप भाषा इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मतलब सपोज करो मुझे 36 को इस तरीके से लिखकर बताना है कि उसमें वंस प्लेस की डिजिट क्या है, मतलब 36 किस तरीके से बना है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो इसको जो नंबर बना है इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल नंबर या गिवन नंबर। अब ये क्या बोल रहे हैं, अगर ये जो डिजिट है इनके किसको चेंज कर दे, अगर ये जो डिजिट है इनको रिवर्स कर दे, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, जो टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस को वंस प्लेस पे ले जाएं और वंस प्लेस को टेंस प्लेस पे ले जाएं। वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है 6, इसको मैं टेंस प्लेस पे ले गई, और टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है 3, इसको मैं वंस प्लेस में ले गई। तो ये जो नंबर बनेगा, ये वाला जो नंबर बनेगा, इस नंबर का क्या होगा, इस नंबर का ट्वाइस होगा, मतलब इस नंबर का 9 टाइम्स इस नंबर के ट्वाइस के इक्वल होगा। समझे अब आप क्या कह रहे हैं, बाकी मैं आपको अभी क्वेश्चन में समझाती हूँ। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा, हमारा नंबर, हमें नंबर बताना है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि डिजिट वंस प्लेस की क्या है और डिजिट टेंस प्लेस की क्या है। तो उसको मैं लेट कर लेती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी एक्स एंड लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई, ठीक है। मैंने वंस प्लेस की डिजिट को मान लिया है एक्स और टेंस प्लेस की डिजिट को मान लिया है वाई, ठीक है जी। अब हमारा ओरिजिनल नंबर अगर मुझे फॉर्म करना है, यहाँ पर मैं ओरिजिनल नंबर फॉर्म कर दूँ, ओरिजिनल नंबर बोल दो या फिर गिवन नंबर बोल दो, ठीक है। मैं यहाँ पर ओरिजिनल नंबर बना रही हूँ। तो ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, मैंने अभी आपको बताया है कैसे बनता है बेटा। ओरिजिनल नंबर बनता है कि हमारा यहाँ पर 10, हमारा जो भी यहाँ पर 10 आता है, 10 के साथ क्या करते हैं हम, जो हमारे टेंस प्लेस की डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। टेंस प्लेस की डिजिट यहाँ पर क्या है, वाई है, तो वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पर 1 आता है, 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो वन प्लेस की डिजिट होती है वो क्या एक्स। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 10y से मल्टीप्लाई होगा 10y प्लस एक्स। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा यहाँ पर बन गया ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर या फिर गिवन नंबर, ठीक है बेटा। ये हमारा यहाँ पर ये बन गया, ठीक है जी। अब उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, अगर हम इसके डिजिट को आपस में रिवर्स कर दें, अब देखो वो क्या बनेगा हमारा, वो न्यू नंबर बनेगा, ठीक है। डिजिट को इंटरचेंज करके क्या बनेगा बेटा, न्यू नंबर बनेगा। डिजिट को इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है, हमें क्या करना बेटा, यहाँ पर डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करना। तो डिजिट क्या है यहाँ पर, y और x, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 10 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, अगर मैं y की जगह x को लिख दूं प्लस 1 तो आएगा और x की जगह y को लिख दूं। मैंने क्या किया, ये जो डिजिट है यहाँ पर डिजिट, मैंने डिजिट ही मानी है ना, वंस प्लेस की डिजिट को x माना और टेंस प्लेस की डिजिट को y माना है। तो जो डिजिट है इनके ऑर्डर को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी कि आपस में इसकी अदला बदली कर दी। यानी कि जो मेरे वंस प्लेस की डिजिट थी वो टेंस प्लेस की डिजिट बन गई, टेंस प्लेस पे चली गई, और जो टेंस प्लेस की मेरी डिजिट थी वो वंस प्लेस पे चली गई, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या बन गया, फिर जब मैंने ये इंटरचेंज किया तो क्या बन गया बेटा, रिवर्स किया तो ऑर्डर क्या बन गया, डिजिट को जब मैंने रिवर्स किया तो ये बन गया 10x प्लस वाई, ये मेरा क्या बन गया, न्यू नंबर बन गया, ठीक है जी। ये मेरा क्या बन गया बेटा, न्यू नंबर बन गया, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। और उसके अलावा क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट
ओवर 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसका सम 9 दिया है। तो 2 डिजिट हमने क्या माना है, एक डिजिट मानी है x और एक डिजिट मानी है y, यानी इन दोनों का सम हमें क्या दिया हुआ 9। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि मुझे बेटा मैंने नीचे लिखा है, ये पहले आपको समझा दिया, इसको आप पहले भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि पहला सेंटेंस हमें क्या दिया हुआ था, पहला सेंटेंस हमें दिया हुआ था द सम ऑफ द डिजिट ओवर 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है उसका सम 9 है, तो 2 डिजिट क्योंकि मैंने x और y मानी थी उनका सम मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया 9। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ओरिजिनल नंबर कैसे बनता है और न्यू नंबर कैसे बनता है। बेटा यहाँ पर मैं पूरा सेंटेंस लिख देती हूँ, न्यू नंबर, यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, न्यू नंबर ऑब्टेन्ड by reversing the order of the digit। अब आपको यहाँ पर पता लग गया ओरिजिनल नंबर क्या, आपको पता लग गया न्यू नंबर क्या है, ये चीज बोल रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे जाते हैं, यहाँ पर ये चीज बोल रहे हैं कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर क्या है 10y प्लस x, ठीक है, और जो हमारा रिवर्स करके यानी कि हमारी जो डिजिट है उनके ऑर्डर को रिवर्स करके जो नंबर बना है वो क्या बना है 10x प्लस y। अगर हम इन दोनों को इक्वल में रख दें, ठीक है, अगर हम इन दोनों को इक्वल में रख दें तो ये जो हमारा गिवन नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है, अगर मैं इसका 9 टाइम्स कर दूं तो डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करके जो नंबर बना है उसका ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, आपको समझ आया मैंने क्या बोला, मैंने ये चीज बोली है बेटा, यहाँ पर ये चीज बोल रहे हैं कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर जो हमने बनाया है, ठीक है, उसको अगर मैं यहाँ पर जो न्यू नंबर बना है जो कि डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करके बना है, अगर उन दोनों को इक्वल रख दूं तो ये जो ओरिजिनल नंबर है इसका 9 टाइम्स जो है न्यू नंबर के 2 टाइम्स के इक्वल होगा। तो इसको सोल्व करके हमें इक्वेशन बनाने है। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं बेटा, जो भी ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म है वो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ये आपको मालूम होगा। तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 90y, ये प्लस का है, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो ये 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 20x, और प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 20y आ जाएगा। ठीक है जी, अब y वाले टर्म को पहले मैं इन सबको ये लेफ्ट हैंड साइड में ले आती हूँ, 90y प्लस 9x अपनी जगह पर एज इट इज रहा, ये प्लस का 20x है इधर आएगा माइनस का हो गया, ये प्लस का 2y इधर आया माइनस का हो गया, इज इक्वल्स टू 0। अब आप सोल्व कर लो, अगर मैं 90y में से 2y को माइनस करती हूँ तो क्या आएगा बेटा मेरा 88y आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो 90 में से 2 को माइनस किया 88y आ गया, और ये साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर 90 है इसका प्लस का साइन है तो 88y हमारा प्लस का आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर भी इन दोनों को सोल्व कर लो, प्लस का 9 है माइनस का 20 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 20 में से 9 को माइनस करेंगे 11x आएगा, साइन बड़े नंबर का आएगा, 20 बड़ा है, 20 का आगे माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम यहाँ पर ये एक चीज कर सकते हैं कि एक तो मैं माइनस का साइन को कॉमन ले रही हूँ, क्यों ले रही हूँ आपको बता देती हूँ, क्योंकि पहले जो हम टर्म उतारते हैं ना एक्स वैल्यू उतारते हैं, सिस्टमेटिकली वे में जो उतारते हैं, पहले एक्स वैल्यू उतारते हैं टर्म, फिर वाई वेरिएबल वाली उतारते हैं, ठीक है, और पहले वाले टर्म को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, अब किसी कंडीशन में नेगेटिव आ रही हो बात अलग है, लेकिन हम पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन को कॉमन ले लिया, और ये 88 और 11 ये किस टेबल में आते हैं 11 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 11 को भी कॉमन ले लिया। इससे क्या हो गया बेटा, यहाँ पर तो देखो ये प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस का, 11 के टेबल में 88 कब आता है 8 पर आता है, वाई साथ में उतर जाएगा, ये माइनस का था क्योंकि माइनस का साइन बाहर निकल गया, प्लस का हो जाएगा, 11 बाहर चला गया तो क्या बच गया यहाँ पर x बच गया, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो माइनस 11 है इसको मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, एक तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, पहले आप देखो, पहले मैं x को लिख सकती हूँ, फिर माइनस 8y लिख सकती हूँ, भाई x को मैंने पहले लिख दिया, 8y बाद में लिख सकती हूँ ना, इज इक्वल्स टू 0 अपनी जगह पर एज इट इज रहा, ये माइनस 11 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0, ये मेरी बन गई यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो मैं बेटा नेक्स्ट पेज शीट पर दोनों इक्वेशन इकट्ठी लिखकर फिर आपको आगे समझाती हूँ। देखिए बेटा मैंने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिख दी है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। अब बेटा यहाँ पर किससे सोल्व करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो एलिमिनेट कैसे करते हैं आपको बताया हुआ है कि किसी भी एक टर्म के कोफिशिएंट को इक्वल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, इन दोनों का कोफिशिएंट एक जैसा है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लाइन खींच देती हूँ बेटा। ठीक है, ये टर्म प्लस की है, ये भी प्लस की है।
ठीक है जी। अब यहाँ पर जो साइन होता है इसका अपोजिट साइन लगता है, माइनस का लग गया, यहाँ जो साइन है इसका अपोजिट लगेगा, प्लस का लग गया, इसका कोई साइन नहीं है इसका मतलब प्लस का, तो यहाँ माइनस का लग जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये देखो सेम टर्म है, प्लस का एक्स है और माइनस का एक्स है, तो आपस में कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, वाई का तो 1 है, तो यहाँ पर ये वाई भी प्लस में है, 8y भी प्लस में है, प्लस 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 ही होता है, तो 9y आ जाएगा, 1 और 8 को प्लस करेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पर 9 है और यहाँ -0 है, तो 9 में से 0 को माइनस करोगे 0 ही आएगा। ठीक है, अब y के साथ क्या है, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में है, तो y की वैल्यू निकालनी, y अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, 9 अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 9 1 9 9 1 9, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू निकाल ली बेटा। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल लो, या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड में कर दो, मैं फर्स्ट में कर देती हूँ। पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ मैं y की वैल्यू को, तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है। ठीक है बेटा, तो x एज इट इज रहेगा, y की जगह क्या लिख देंगे, 1 इज इक्वल्स टू 9, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देती हूँ। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 9 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये जो प्लस की टर्म है, +1 टर्म है, ये लेफ्ट से राइट में जाएगी, माइनस की जाएगी, तो x इज इक्वल्स टू प्लस 9 माइनस 1 क्या होगा, 8 होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल गई, 8 निकल गई। हमें क्या निकालना है बेटा, यहाँ पर हमें नंबर बताना है, देयरफॉर द नंबर क्या होगा, नंबर कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया था, नंबर लिखते हैं, वंस प्लेस की डिजिट आती है और टेंस प्लेस की आती है, तो वंस प्लेस की डिजिट हमें किसको माना था, 8 को, x को माना था, तो x की जगह पर वंस प्लेस में 8 आ गया, और टेंस प्लेस किसको माना था, y को माना था, तो y की जगह पर यहाँ पर 1 आ गया, यानी कि आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा, 18। ठीक है जी, तो इस पार्ट का यहाँ पर होता है समापन। अब अगले पार्ट को लिख करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, मीरा वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, मीना को 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। ठीक है, मीना कोई लड़की है बेटा, वो बैंक में जाती है 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए। ठीक है, वो कैशियर को जाकर वहां पर क्या बोलती है, कैशियर से जाकर पूछती है कि मतलब उसको बोलती है कि वो उसको सिर्फ 50 रुपीज के नोट दे या 100 रुपीज के नोट दे, मतलब वो जो 2000 रुपीज वो बैंक से लेगी ना कैशियर से, वो कैसे लेना चाहती है, वो लेना चाहती है किस फॉर्म में, या तो उसमें 50 रुपीज के नोट हो या फिर 100 रुपीज के नोट हो। ठीक है, और मीना को कैशियर टोटल कितने नोट्स देता है, 25 नोट्स देता है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि मीना को कितने 50 रुपीज के नोट मिले और कितने 100 रुपीज के नोट मिले। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, जैसे कोई लड़की है वो बैंक में गई, ठीक है, उसने वहां पर 2000 रुपीज निकालने हैं। ठीक है, वो उस बैंक वाले को बोलती है कि या तो वो उसको 50 रुपीज का नोट दे या फिर उसको 100 रुपीज का नोट दे, और टोटल नोट वो कितने रिसीव करती है बेटा, टोटल नोट उसको कितने मिलते हैं, 25 नोट्स मिलते हैं टोटल। ठीक है, तो और ये क्या है, ये अमाउंट है टोटल वो जितना निकलवाने गई है। ठीक है, तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि उसको 50 रुपीज के कितने नोट मिले और 100 रुपीज के कितने नोट मिले। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, पहले सबसे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो चीजें हमें निकालनी होती है उसी को मैं ज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी एक्स एंड लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 बी वाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही चीज लिख देती हूँ जो बोल रही हूँ, लेट number of notes of ₹50 be X and let number of notes of ₹100 be Y। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऊपर। जो चीज हमें निकालनी होती है हम क्या करते हैं, उसी को एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटा, एक चीज तो ये है कि उसको टोटल कितने नोट्स मिले हैं, 25 नोट्स मिले हैं। तो ये हमने नोट ही तो माने हैं कि 50 रुपीज के नोट को एक्स माना और 100 रुपीज के नोट को वाई माना है, यानी कि 50 और 100 की मिलाकर उसको टोटल कितने नोट मिले हैं, 25 नोट मिले हैं। तो ये तो हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, वैल्यू ऑफ नोट्स की वैल्यू नोट्स की निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकलती है बेटा, देखो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ नोट्स को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यू ऑफ 1 नोट। ठीक है जी, नंबर ऑफ नोट्स को वैल्यू ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ नोट्स कितनी है, x
ठीक है। एक्स इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी वैल्यू है 50, ठीक है। एक नोट कितने का, 50 रुपीज का है, ठीक है। तो ये 50 रुपीज के नोट की वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से जो नंबर ऑफ नोट्स है वो कितने हैं, 100 रुपीज के वाई, और इसकी वैल्यू कितनी है 100, ये कितने का एक नोट है, 100 रुपीज का। तो ये मिलाकर टोटल उसने कितने पैसे निकाले हैं, ₹2000, ठीक है। तो इसको भी मैं सेकंड इक्वेशन नाम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसको भी कुछ चेंजेस करूंगी। देखो मैं आपको क्या चीज बोल रही हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ बेटा, हमें क्या करना होता है, पहले तो ये चीज है कि हमने क्या किया, हमने क्योंकि नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपीज के जितने नोट्स उनको एक्स माना, और 100 रुपीज के जितने नोट थे उनको वाई माना, ठीक है। अब हमें बोला है 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट मिलाकर टोटल 25 नोट उसको मिले, यानी कि 50 रुपीज के कितने नोट है, 50 रुपीज के नोट को हमने क्या माना है, एक्स माना है। नंबर ऑफ नोट्स, हमें नंबर ऑफ नोट्स तो बताना है, तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स हमने क्या माना है, एक्स, और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट हमने क्या माना, वाई। इसलिए हमने एक्स प्लस वाई कर दिया। ये एक्स प्लस वाई करके टोटल उसको कितने नोट्स मिले, 25। तो इसको हमने दे दिया फर्स्ट इक्वेशन नाम। उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी होती है नोट की। वो कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ नोट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू ऑफ वन नोट। तो नंबर ऑफ नोट्स हमने 50 रुपीज के कितने माने थे, एक्स, ठीक है। एक्स और एक्स जो है किसके माने, 50 रुपीज के नोट माने हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस हमने 100 रुपीज के नंबर ऑफ नोट्स कितने माने हैं, वाई, तो वाई माने हैं किसको माना है, 100 रुपीज के नोट को, तो इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वल्स टू कितने उसको कितने उससे पैसे विड्रॉ किए, टोटल 2000, तो इस इक्वल्स टू 2000 लिखा। अब मैंने, अब देखो बेटा, इसको तो मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन मैं इसको सेकंड नहीं बोल रही। क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि देखो हम इसको इजी वे में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। देखो यहाँ पर 50 है, 50 की टेबल में 100 भी आता है, मतलब 50 से 100 भी डिविजिबल है, 50 से 2000 भी डिविजिबल है। तो मैं क्यों ना इसमें से 50 कॉमन ले लूं। मैंने इधर से 50 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, प्लस 50 की टेबल में 100 कब आता है, 2 पर आता है, तो 2y बचेगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2000 को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, 50 जो है इस पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में x प्लस 2y के साथ, तो इधर राइट हैंड साइड में 2000 एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। ये 50 मल्टीप्लाई में था, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 1 5 5 5 4 20 और 1 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब इसको मैं नाम दूंगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगी, मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देती हूँ। देखो बेसिकली मैं आपको पहले दोनों इक्वेशन लिखकर दिखा देती हूँ। इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। बेटा हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या था कि हमें किसी भी वेरिएबल को सेम बनाकर उसको एलिमिनेट करना है, लेकिन वो हम कैसे करते थे, मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि x और x दोनों जगह पर है, यानी कि सेम वेरिएबल दोनों जगह पर है, तो हमें जस्ट एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। आप फर्स्ट में से सेकंड को भी कर सकते हो, सेकंड के टर्म के, क्योंकि नंबर्स फर्स्ट की इक्वेशन के टर्म्स से बड़े हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो मैं पहले जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ उसको लिखूंगी, तो x प्लस 2y आ गया इज इक्वल्स टू 40, और किसको कर रही हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। अब देखो इसके आगे कोई साइन नहीं प्लस का है, यहाँ पर भी कोई साइन नहीं प्लस का है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है। इसके आगे कोई साइन नहीं प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है। लाइन खींचेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पर जो भी साइन है इसका अपोजिट साइन ले लेंगे, यहाँ पर जो साइन है उसका अपोजिट साइन ले लेंगे, यहाँ जो साइन है उसका अपोजिट साइन ले लेंगे। इट मींस इस x के आगे के साइन को प्लस कंसीडर न करके माइनस कंसीडर करेंगे, इस y के साइन को प्लस कंसीडर न करके y माइनस का कंसीडर करेंगे, और इस 25 के साइन को प्लस का कंसीडर न करके माइनस का कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर x और x सेम टर्म है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पर 2y है, यहाँ 1y है, तो 2y और 3y क्या होगा, देखो सब्ट्रैक्ट होगा, ये मैंने गलती से लिख दिया बेटा, 2y है और यहाँ पर 1y प्लस का है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, 1y आ जाएगा। बेसिकली 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, क्योंकि मैंने 2y में से 1y को माइनस किया, 1y आ गया, और साइन बड़े नंबर का आता है, 2 बड़ा है तो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। मैं इसको प्लस का साइन ही बना देती हूँ। इक्वल्स टू यहाँ 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो साइन बड़े नंबर का आता है, तो मैं यहाँ पर भी साइन लगा देती हूँ। यानी कि 40 में से 25 को माइनस किया तो 15 आ गया, यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है, देयरफॉर
y इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू क्या निकल गई बेटा, यहाँ पर 15 निकल गई। ठीक है जी। अब उसके बेटा ये थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो गया था, मुझे यहाँ पर लगा प्लस का साइन है तो मैंने प्लस कर दिया था, माइनस का साइन था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इस तरीके से प्लस का साइन लगाया। इसका मतलब y इज इक्वल टू 15 निकला है। तो y की वैल्यू 15 निकल गई। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, पुट y इज इक्वल टू 15 इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। ठीक है जी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो x तो अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, प्लस y की जगह क्या आ जाएगा बेटा 15 इज इक्वल टू 25। x को सेपरेट कर लेंगे अनदर टर्म से, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 25 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, प्लस का 15 है, इधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन बड़े नंबर का आता है। तो x की वैल्यू आ गई 10, 25 बड़ा है, उसके आगे प्लस का साइन है तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को लिखकर दिखा दी 10। ठीक है, अब हमने ये तो निकाल ली x और y की वैल्यू, लेकिन हमें बताना क्या, हमें नंबर ऑफ नोट्स बताने हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे एक लाइन खींच के आपको यहीं पर करके बता देती हूँ बेटा, इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट। हमें बताने हैं कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं। ठीक है, तो वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं निकाले वही लिखना है बेसिकली हम लोग को। देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स of ₹50 is equals to 10। ठीक है, and number of notes of ₹100 इज इक्वल्स टू कितने निकले हैं 15। हमें बेटा इसमें ये बताना था कि उसको जो उसने 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट लिए, टोटल 25 लिए, तो उसमें 50 रुपीज के उसको कितने नोट मिले और 100 रुपीज के कितने मिले। तो हमने यहाँ पर निकाल लिए 50 रुपीज के तो उसको 10 नोट मिले और 100 रुपीज के 15 नोट मिले। 10 और 15 को प्लस कर लो 25 आता है, उसको टोटल 25 नोट मिले। तो इसके साथ ही बेटा हमारा ये वाला 4th पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं 5th पार्ट पर। अब बेटा इसका 5th पार्ट करेंगे जो कि लास्ट पार्ट है। ये करने के साथ ही हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर बोला अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ये बेटा एक टैक्सी वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, उसी की तरह कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कोई एक लैंडिंग लाइब्रेरी है। ठीक है, वो क्या करती है कि पहले 3 दिन के लिए उसने अपनी, मतलब आप उसकी लाइब्रेरी में जाओगे ना, आप उसकी लाइब्रेरी में जाके बुक इशू करवाओगे, तो पहले 3 दिन जो आप बुक इशू करवाओगे उसके लिए उसने क्या किया है, एक फिक्स चार्ज रखा है। फर्स्ट 3 डेज के लिए उसने एक फिक्स चार्ज रखा हुआ है, और 3 दिन के बाद अब जितने भी दिन वहां पर उसकी बुक को अपने पास रखोगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 लड़कियों की बात हो रही है, एक तो सरिता और एक सुशी जो भी है, सुशी है। ठीक है, तो सरिता क्या करती है, 27 रुपीज देती है बुक रखने के 7 डेज के लिए। उसने कितने दिन के लिए बुक रखी बेटा, 7 डेज के लिए बुक रखी उस लाइब्रेरी के अपने पास, और लाइब्रेरी ने उससे कितना चार्ज किया 27 रुपीज। उसके अलावा सुसी एक लड़की है जिससे लाइब्रेरी ने 21 रुपीज चार्ज किया, मतलब वहां पर जो भी लाइब्रेरी को मेंटेन करता होगा, देखता होगा, उसकी देखभाल करता होगा, उसने 21 रुपीज चार्ज किए कितने दिन के लिए, 5 डेज तक बुक रखने के लिए उसने, क्योंकि 5 डेज तक बुक अपने पास रखी थी। तो आपको बताना है, एक तो फिक्स चार्ज बताना है लाइब्रेरी का, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो आपको मैंने बताया बेटा जो चीज हमें निकालनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो मैं इन्हीं दोनों चीजों को यहाँ पर लेट कर लेती हूँ। मैं लिख रही हूँ लेट दी फिक्स चार्ज बी ₹X and let the charge for each extra day be ₹Y। ठीक है, मैंने मान लिया कि फिक्स चार्ज जो लाइब्रेरी में रखा है, जो वो चार्ज करेगी वो है X रुपीज, और जो वो हर एक एक्स्ट्रा, मतलब 3 दिन के बाद आप जितने दिन के लिए भी एक्स्ट्रा बुक रखोगे उसके लिए चार्ज करेगी वो Y रुपीज है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अब इससे बेटा स्टेटमेंट जो दिए इससे हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है और उनको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, जब सरिता ने बुक रखी थी, जब सरिता ने अपने पास बुक रखी थी, उसने कितने दिन के लिए रखी? 7 डेज के लिए रखी। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या चीज बोल रही हूँ। सरिता ने जब लाइब्रेरी से बुक इशू करवाई, उसने कितने दिन के लिए बुक अपने पास रखी? 7 डेज के लिए रखी। लाइब्रेरी वालों ने उसको बोला कि आपको 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज देना है, तो 7 में से 7 डेज में से 3 डेज के लिए, मतलब उसने फिक्स चार्ज तो दिया ही होगा क्योंकि उसने 3 डेज से ज्यादा बुक अपने पास रखी। तो लाइब्रेरी उससे क्या चार्ज करेगी? एक तो फिक्स चार्ज करेगी। फिक्स चार्ज को हमने क्या माना है? एक्स, प्लस उसके अलावा 3 डेज के अलावा उसने कितने दिन एक्स्ट्रा बुक रखी? देखो बेटा, उसने टोटल कितने डेज तक बुक रखी? 7 डेज तक रखी। अगर 7 में से 3 डेज के लिए इतना चार्ज है तो बाकी कितने डेज बचे? 4 डेज बचे। तो 4 डेज के लिए, अब क्योंकि हम क्या चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे को क्या माना है हमने? वाई रुपीज। तो वाई रुपीज उसने कितने डेज के लिए दिए? यहाँ पर 4 डेज के लिए दिए। ठीक है, तो 4y आ गया इज इक्वल टू कितने पैसे उसने टोटल दिए बेटा? 27 रुपीज दिए। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। दोबारा से एक बार समझा देती हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या है कि फिक्स चार्ज तो लाइब्रेरी ने चार्ज किया ही किया पहले 3 दिन के लिए उसने टोटल 7 डेज के लिए बुक रखी थी, तो पहले 3 डेज के लिए उसने फिक्स चार्ज पे किया लाइब्रेरी को। ठीक है, एक्स रुपीज। ठीक है, प्लस वाई रुपीज उसने पे किया। वाई रुपीज क्या है? ईच एक्स्ट्रा डे। अब कितने एक्स्ट्रा डे उसने और बुक रखी? 3 डेज के अलावा अगर टोटल 7 डेज रखी तो 3 डेज के लिए उसने ये पे कर दिया। 3 डेज के अलावा 7 डेज में और कितने डेज बच गए? 7 में से 3 को माइनस करोगे, कितने डेज बच गए? 4 डेज। यानी बाकी 4 डेज के लिए उसने यहाँ पर 4y पे कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर टोटल उसने कितना पे किया? 27 रुपीज। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके अलावा दूसरी गर्ल आई सूसी, इसने भी फिक्स चार्ज दिया होगा लाइब्रेरी को। भाई लाइब्रेरी पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज करेगी, तो उसने फिक्स चार्ज दिया होगा। ठीक है, जब उसने टोटल 21 रुपीज दिए तो कैसे दिए? एक तो फिक्स चार्ज दिया, प्लस उसने कितने दिन के लिए बुक्स रखी थी? 5 डेज के लिए। 5 डेज में से ये एक्स रुपीज कितने दिन के लिए दिया है? ये 3 डेज के लिए दिया है। तो 5 में से 3 माइनस हो गया, यानी कि ईच एक्स्ट्रा डे, कितने एक्स्ट्रा डे और बचे उसके पास? 2 डेज। 5 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं, कितने डेज बचे? 2 डेज। 2 डेज के लिए उसने कितना पे किया? वाई रुपीज। ठीक है, तो यानी कि उसने टोटल कितना पे किया? फिक्स चार्ज पे किया प्लस 2y पे किया। इनको मिलाकर उसने टोटल कितना पे किया? 21 रुपीज पे किया। दोबारा से बोल देती हूँ बेटा इसको भी मैं। फिक्स चार्ज दिया। ठीक है, फिक्स चार्ज कितने डेज के लिए था? 3 डेज के लिए था। टोटल उसने अपने पास बुक जो 5 डेज के लिए रखी थी, तो 5 में से 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज पे कर दिया, बाकी 2 डे बचे। 2 डे के लिए क्या पे किया होगा? चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। वो कितना है? वाई। कितने डे के लिए पे किया? 2 डे के लिए, तो 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ गया 2y। इन दोनों को मिलाकर टोटल उसने कितने पैसे पे किए? 21 रुपीज। ठीक है, तो ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गए। अब आपको इसको सोल्व करना है। अब हमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना है। अब एलिमिनेशन मेथड मतलब एलिमिनेट करना है किसी भी वेरिएबल को। ठीक है, जिसका कोफिशिएंट सेम हो। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल की टर्म को, मतलब जो भी टर्म है वेरिएबल वाली, उसको कोफिशिएंट को सेम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो मैं यहीं पर डायरेक्टली क्या करूंगी? सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट, यहीं पे साइड में लिख देती हूँ मैं। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, लाइन खींचूंगी। ठीक है बेटा, अब देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हम क्या करते हैं? इसका अपोजिट साइन लगाते हैं। प्लस का साइन है क्योंकि माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ अगर माइनस का साइन होता प्लस लगा देती है। प्लस है तो माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दिया। यानी कि इसके आगे के साइन को माइनस कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ प्लस, इसके आगे साइन को माइनस कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ प्लस का साइन, इसके आगे के साइन को भी माइनस का साइन कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ प्लस का साइन। अब यहाँ पर एक्स और एक्स सेम हो गया, ये दोनों टर्म्स प्लस माइनस की थी, आपस में कैंसिल होगी। यही तो हमको करना था, हमें एलिमिनेट ही तो करना था किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को, ताकि हम दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। जब दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी तो 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है, उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर ले। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 4y है, यहाँ पर
माइनस का 4y 2y है सॉरी, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। तो 4 में से 2 माइनस होगा, 2 आ जाएगा, y साथ में है तो y उतर जाएगा। और 4 प्लस का है तो इसके आगे प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 27 है, 21 है, 20 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 27 में से 21 को माइनस करेंगे 6 आएगा बेटा, ठीक है। और साइन बड़े नंबर का आता है, 27 बड़ा है, उसके आगे प्लस का साइन है, तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन इसलिए नहीं लगाया। अब यहाँ पर y के साथ क्या है, 2 मल्टीप्लाई में, मुझे तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y को एज इट इज रहने दूंगी। 6 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3। अब y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में पुट कर दो, मैं सेकंड में कर देती हूँ, इन सेकंड इक्वेशन। जो छोटी पड़ेगी, जिसका मतलब जिसका जो हमें सॉल्यूशन निकालना है वो थोड़ा इजी रहेगा, उस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। x की जगह x रहेगा, प्लस की जगह प्लस रहेगा, 2 की जगह 2 रहेगा, y की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। तो x की जगह x रहेगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई में 3 कितना होता है, 6 इज इक्वल्स टू 21। तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू निकालिए, इसको अनदर टर्म से सेपरेट कर लेते हैं। 21 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, प्लस का 6 है, इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये अब इसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस क्या, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 21 में से 6 को माइनस करेंगे 15 आएगा, साइन बड़े नंबर का आता है, 21 बड़ा है, उसके आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का ही 15 आएगा, ठीक है जी। तो यानी कि हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देयरफॉर फिक्स चार्ज, जो लाइब्रेरी ने बोला है कि 3 दिन के लिए वो चार्ज करेगी, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, पहले 3 दिन के लिए लाइब्रेरी कितना चार्ज कर रही है, इज इक्वल्स टू, क्या माना था हमने, x, तो यानी कि ₹15 इतना चार्ज कर रही है। एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और उसके अलावा हर एक एक्स्ट्रा डे के लिए कितना चार्ज करेगी, वही माना था ₹3, ठीक है। उसके अलावा आप जितने भी दिन रुकोगे पर डे का वो ₹3 चार्ज करेगी। ये आपका निकल गया आंसर, ठीक है जी। यहाँ पर बेटा मैंने जो लिखा था लेट द फिक्स चार्ज ना, इसके साथ आप ये भी लिख देना, लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, पहले 3 दिन के लिए था ना, तो ये लिख देना फर्स्ट 3 days, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट लिखना। तो बेटा इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन भी, इसका 5th पार्ट भी कंप्लीट, इसका 5th पार्ट भी बेटा यहाँ पर मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है जी। तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 विद ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया है। इसके साथ ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है जी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है बेटा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एवं रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाई किसी भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस बेटा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।